हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे पेन एवं पैलिएटिव केयर के बारे में, और इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान को लेकर आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के एनेस्थीसिया विभाग में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत डॉक्टर विनय सोम्या जी। डॉक्टर विनय सोम्या जी, बहुत बहुत स्वागत है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। पेन, दर्द और पैलिएटिव केयर। और पैलिएटिव केयर का अगर हम अर्थ समझें तो ये अपशामक जो चिकित्सा है और जो देखभाल बोलते हैं जिसे, वो गंभीर जो व्यक्ति हैं जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं उनके शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कष्टों को कम करने में केंद्रित रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी और दायित्व आपको दी गई है, क्योंकि आप एक पहले ऐसे डॉक्टर बन चुके हैं हिमाचल प्रदेश में जो कि इस विभाग में कार्यरत हैं, और ना जाने कितने लोगों का कष्ट आप दूर कर चुके हैं, निवारण कर चुके हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। चलिए आज शुरुआत करते हैं। पहले जो पेन बात करते हैं, बॉडी, शरीर में किसी भी अंग में आप पेन का एहसास जो होता है वो सच में बहुत ही दर्दनाक होता है। और कई अक्सर इस तरह की भी जो बीमारियां हैं, क्रॉनिक बीमारियां, जिस तरह की कैंसर से पीड़ित मरीज हैं, या कोई किडनी या लिवर डिजीज हैं, या कोई आदमी हड्डियों से ग्रसित जो आप स्पाइनल जो दर्दें हैं, और साथ में क्रॉनिक हेडेक, जब दवाइयाँ काम नहीं करती तो आपका डिपार्टमेंट काम करता है। तो शुरुआत करते हैं पेन से। तो ये पेन किस तरह की प्रक्रिया है, कैसे महसूस करता है कोई व्यक्ति अपने पेन को? पेन हमारे शरीर में एक नसें होती हैं, नसें को जब वो दिमाग तक पहुंचती हैं तो हमें वो पेन का एहसास करवाती हैं। दूसरे, जैसे आपने कहा कि पेन एंड पैलिएटिव डिपार्टमेंट, तो पैलिएटिव एक बड़ा डिपार्टमेंट है, उसी के अंडर ही पेन डिपार्टमेंट आता है। और मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि अब पेन एंड पैलिएटिव डिपार्टमेंट सेपरेट डिपार्टमेंट है अंडर रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट, जहाँ की मेनली कैंसर, बाकी नॉन कैंसर पेशेंट का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। इस तरह से ये अब एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। जी डॉक्टर विनय जी, 2005 का वो दशक था जब आपको गोल्ड मेडल मिला था एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में, आपने डिप्लोमा किया। आपका तभी से रुझान जो था कि जो गंभीर व्यक्ति हैं आप देखते थे उनकी पेन के बारे में, आपको जज्बा था कि मैं इसी में क्यों ना आगे बढ़ूं। और साथ में उसके बाद आपने 2010 में जैसे डिग्री की एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया आप देते थे। उसके बाद 2015 में आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जो पीडीसीसी का जो डिप्लोमा करके आया, और उसके बाद आपने जो यहाँ कार्य शुरू किया, तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस जो पेशेंट्स का आ रहा है। वो पेशेंट जो कि गंभीर बीमारियों से बिस्तर पे रहते थे, ना केवल वो ग्रसित होते थे, उनके साथ में अभिभावक, उनके परिवार के सदस्य और पूरा समाज पीड़ित रहता था। तो ये सब बातें हैं, आपने उन बातों को बड़ी बारीकी से समझा, और आज ना जाने कितने मरीजों की दुआएं आपके साथ हैं। आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आपसे ये जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति क्रॉनिक पेन जैसे हेडेक, बहुत ही कॉमनेस्ट आज की डेट में प्रॉब्लम है, और ख़ास तौर पे लो बैक पेन, सर्वाइकल पेन, इसमें कई बार अक्सर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है या और भी कोई डिपार्टमेंट है, लोग पेन किलर्स का सेवन करते हैं, और पेन किलर का सेवन के बाद अक्सर ये भी देखा गया है कि वो अपनी किडनियों को इफेक्ट कर देते हैं सेल्फ मेडिकेशन से। तो आज इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि उन सभी क्रॉनिक जो डिजीजेस हैं उनका आप ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, और साथ में अपने आप से स्वयं ये जो पेन किलर्स खाने का क्या दुष्परिणाम होता है। मेनली जो हम पेन डिपार्टमेंट जो है उसमें ये देखा जाता है कि पेन कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, मतलब पेन जनरेटर क्या है। अब कई जगह जैसे आपने बात की पीठ में, तो पीठ में पेन जनरेटर जो होते हैं, मसल हो सकती है, लिगामेंट हो सकते हैं, बोन हो सकती है, डिस्क हो सकती है, इस तरह से कई चीज़ें उसमें, जॉइंट
पेन भी उसमें अगर आप लो बैक की बात करते हैं तो जॉइंट पेन, हिप जॉइंट की पेन भी उसी में ही आ सकती है। फैसेट जॉइंट की पेन, कई तरह की। तो हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि इसको किस तरह की पेन, फिजिकल एग्जामिनेशन से, इन्वेस्टिगेशन से हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि इसकी पेन जो है ये किस पार्ट से आ रही है। मसल से आ रही है, जैसे मायोफेशियल पेन मसल से बड़ी कॉमन है, विटामिन डी डेफिशिएंसी इंक्रीज करती है। इसी तरह से अदरवाइज यही समझा जाता है कि पेन जो कोई लो बैक एक है वो मेनली डिस्क से आती है। ऐसा नहीं है। जो पेन, पीठ दर्द है वो कई विभिन्न तरह से मसल से, लिगामेंट से आती है। तो उसको आइडेंटिफाई करना सबसे पहले ज़रूरी होता है। उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। जी डॉक्टर सोम्या जी, आजकल सर्वाइकल बहुत ही कॉमनेस्ट प्रॉब्लम हो गई है, और लो बैक जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे, सर्वाइकल ये प्रॉब्लम होती क्यों है? और आज तक युवा वर्ग भी देखा जाए तो सर्वाइकल जो पेन है इससे काफ़ी पीड़ित है, काफ़ी पेन किलर का सेवन किया जाता है, काफ़ी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में उनकी फिजियोथेरेपी की भी, उनसे भी उनको आराम नहीं मिलता, और फिर आखिर में वो थके मांदे आते हैं और फिर वो पेन स्पेशलिस्ट के पास आते हैं। तो आप ऐसी वो क्या चीज़ें उनको हिदायत देते हैं या क्या ऐसी ट्रीटमेंट करते हैं जिनसे कि उनका परमानेंट क्योर होता है? बिमल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के टाइम में हम मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, लैपटॉप का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिसके कारण क्या होता है कि हम गर्दन अपनी झुकाते हैं। तो अगर कोई सर्वाइकल पेन से आता है, मैं उसका वो पता करता हूँ कि ये फ़ोन किस पोस्चर में देखता है। अगर वो जितना 5-5 डिग्री अगर वो सिर डाउन करता रहता है तो वो सर्वाइकल पेन, मस्कुलर पेन के लिए एक काफ़ी बड़ा कारण बन जाता है, जिससे कि सर्वाइकल की पेन, मस्कुलर पेन वो ज़्यादा उससे इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह ये जो सर्वाइकल की पेन है, ज़्यादा कारण इसका मस्कुलर पेन भी होता है। तो पोस्चर जो है, आप ये हिदायत भी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि जो पोस्चर है, तो किस तरह से सर्वाइकल पेन को अगर आपको प्रोलॉन्ग करना है या उससे बचना है आपको, अभी ट्रीटमेंट की तो बाद में बात करते हैं, अगर आपको बचना है तो आपकी दिनचर्या, आपके पोस्चर्स, आपका खान पान, आपकी एक्सरसाइज, चूँकि आजकल हमें एक्सरसाइज पे भी ज़्यादा हमारे पास समय की अभाव है तो एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती, तो आप इस पे एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैसेज क्या देना चाहेंगे? क्योंकि यही आज की डेट में हर युवा वर्ग को, हर एज में सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है। ये एक तो जो मोबाइल आप गर्दन झुका के देखते हैं, इसके लिए मतलब मोबाइल को अपने आंखों के लेवल तक लाएं और वहाँ से उसको पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्वाइकल की दर्द उससे कम हो पाएगी। अदरवाइज अगर आप जितनी गर्दन झुकाते रहेंगे उससे वो ज़्यादा ही बढ़ती रहेगी। जी, तो आपको क्या लगता है कि केवल मोबाइल ही कारण है जो कि सर्वाइकल प्रॉब्लम को बढ़ाता है, या उसके अलावा और भी कई और कारक हैं? और भी कारण है। हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता। जैसे कि हम अगर रात को बेड पे हम इस तरह से लेटते हैं कि वो सिरहाना, बेड साइड में सिरहाना लगाया और गर्दन को नीचे झुका के, वो भी एक बड़ा कारण बनता है गर्दन की दर्द का। जी। और सिर दर्द भी, गर्दन की दर्द से ही सिर दर्द भी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा रहती है। जी, तो मोटापा और जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो क्या ये भी मसल वीकनेस और ये जो आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है इसको प्रेसिपिटेट करता है? सर्वाइकल डायरेक्टली अगर कहा जाए, मोटापे का कारण होगा कि वो एक्सरसाइज कम कर पाता है आदमी, और वो एक्सरसाइज कम करेगा तो सर्वाइकल की दर्द बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जी, पर ये अकेला कारण नहीं है एक कि जिससे सिर दर्द हो। तो डॉक्टर सोम्या, चलिए अब बात करते हैं। आप जब भी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि मेडिसिन्स, दवाएं हैं जो, तो आपकी एलोपैथी जो मेडिसिन्स हैं, काफ़ी क्रॉनिक सेवन करने से इसके भी बहुत बड़े दुष्परिणाम सामने देखे गए हैं, और अक्सर कई लोग जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं उनकी किडनी में सबसे बड़ा प्रभाव डालती हैं जितनी भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जो पेन किलर्स हैं। तो आपके माध्यम से ये भी संदेश देना बहुत आवश्यक बन जाता है, क्योंकि दर्द का जो नाम है, दर्द तो आज की डेट में किसी भी रूप में, किसी भी जॉइंट में और किसी भी सिस्टम की जो दर्द है, वो आजकल जो सहन शक्ति है, हमारी सहने की शक्ति है, वो क्षमता वो भी कम हो चुकी है। तो लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। इसका आप हमारे दर्शकों को क्या सीधा सीधा संदेश देना चाहेंगे? सेल्फ मेडिकेशन ज़्यादातर ये नुकसानदायक ही होती है। अगर कहीं ऐसा आप जब तक कि किसी डॉक्टर से कांटेक्ट ना करें तब तक पैरासीटामोल ले सकते हैं। उससे ऊपर की दवाएं आप तभी लें जब डॉक्टर एडवाइस करे। इसलिए मेरी सलाह नहीं रहेगी कि और मेडिसिन, पैरासीटामोल ली जा सकती है
काउंटर पे भी आसानी से मिल जाती है। तो पैरासीटामोल एक अदरवाइज ये मतलब इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। जी, तो अब दर्द की जब बात करते हैं तो आपको ये भी बताया जाता है कि आप कई टेक्निक्स हैं, आपके पास बहुत ही आधुनिक जो चिकित्सा के उपकरण हैं, और साथ में आपके जो आप लर्न करके आए बीएचयू से, जो आप ये ट्रेनिंग करके आए, उसमें आपने ये भी देखा गया कि आप जो नस है जिसको नर्व बोलते हैं हम, आप उसको भी सुन करते हैं, और वो एक परमानेंट क्योर के रूप में, ट्रीटमेंट के रूप में देखा जाता है उसे। पर अगर हम बात करें कि नर्व को सुन करना, तो क्या नर्व सुन करने से भी दुष्परिणाम हो सकते हैं? नर्व सुन करने से कोई ऐसे दुष्परिणाम नहीं होते, क्योंकि हम उसमें पेन फाइबर ही मेनली वो टारगेट होता है हमारा, तो इसलिए उसके डायरेक्टली दुष्परिणाम नहीं होते हैं। पर ये जो आप बोल रहे हैं कि पेन से जो नर्व, हम वो उसको लोकल एनेस्थीजिया दे के आइडेंटिफाई करते हैं कि यही नर्व है जो हमारे जो पेन जनरेटर है, उस वजह से उसको किया जाता है। अदरवाइज वो ऐसे परमानेंटली नहीं है, ये टेम्परेरी, क्योंकि रीजनरेशन प्रोसेस होता है नर्व में, तो वो टेम्परेरी हम उसको सुन करते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई कर सकें, और उसका फिर बाकी वो उस टाइम के लिए, ताकि हमें मेडिसिन जो यूज़ है, एनाल्जेसिक जो आप बोल रहे हैं नसीड्स, उनका यूज़ कम से कम हो और दुष्परिणाम कम से कम आए। तो आपके पास ना जाने कितनी बीमारियों से और कितनी दर्दों से, जैसे सिर की दर्द, क्रॉनिक परसिस्टेंट हेडेक जो होती है वो कहीं से ठीक नहीं हो रही है, मल्टीपल ड्रग्स लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही, सर्वाइकल, कई क्रॉनिक सर्वाइकल प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स भी आपके पास आते हैं, डिस्क की प्रॉब्लम के पेशेंट्स भी आपके पास आते हैं, और ख़ास तौर पे जो जोड़ हैं हमारे नी जॉइंट्स, लोग बोलते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे ना जाने कितने पेशेंट जो तरह तरह की बीमारियों के आए, आज वो बखूब अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। डॉक्टर विनय जी, पैलेटिव केयर की जब हम बात करते हैं, तो ये जो अपशामक देखभाल जिसे कहते हैं, या प्रशामक चिकित्सा जो है, ये एक तरह की, इस तरह की चिकित्सा आज की डेट में उभर कर आई है, जिसमें कि आप किसी के भी शारीरिक कष्ट, भावनात्मक कष्ट और आध्यात्मिक कष्टों को कम करने में केंद्रित करती हैं सारी विधि। तो ये पैलेटिव केयर किस तरह की विधि है, जरा इसको विस्तार पूर्वक मैं आपसे जानना चाहेंगे। और ख़ास तौर पे आप जो होम केयर है, जो कई पेशेंट बेड रिडन हैं, तो उनके अभिभावकों को और उनकी जो केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनको किस तरह से आप उनको अवगत करवाना चाहेंगे बीमारियों से, और उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहले इसमें मैं आपको होम केयर के बारे में ही बताना चाहूँगा। होम केयर हमारे आईजीएमसी शिमला में एक इंटीग्रल पार्ट है पैलिएटिव केयर का, जिसमें कि हम 40 किलोमीटर के जो रेडियस में शिमला के नज़दीक रहते हैं, और जो बेड रिडन पेशेंट हैं उनके लिए हमारे पास एक टीम है, जो कि उस टीम में एक डॉक्टर है, स्टाफ नर्स है और काउंसलर हैं। वो घर घर जाते हैं, पेशेंट जो हमारे पास आए होते हैं, फिर वो बेड रिडन हो गए हैं किसी कारण से, या वो आने में असमर्थ हैं हॉस्पिटल तक, तो उनके लिए हम ये होम केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वो हमारे पास उनका डाटा होता है, तो उनके बारी बारी से उनके घर जाते रहते हैं, और उनकी वहाँ पे उनको मेडिसिन, पेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, बेड रिडन रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि उनके बेड सोर ना बने, और बाकी उनको कैसे उनकी केयर की जाए घर में, वो उनको हमारी टीम उनके अटेंडेंट को भी बताती है कि उनकी घर में देखभाल कैसे करनी है, और वो खुद भी उनकी ट्रीटमेंट, अगर उनकी ट्यूब वगैरह कोई चेंज होनी है, या कोई इस तरह की कोई कैथेटर चेंज होना है, तो जो घर में की जा सकती है, जिस तरह की भी चीज़ें घर में की जा सकती, वो चीज़ें, सब चीज़ें वहाँ पे घर में ही प्रोवाइड की। पर ये 40 किलोमीटर के एरिया जो शिमला के अंदर ही अभी हमारे पास एक टीम है, वो कैन स्पोर्ट की मदद से चल रही है, और उसके लिए ये टीम उनका देखभाल करती है। जो भी बेड, अभी हम शुरुआत में हमारे पास कैंसर पेशेंट का ही है, इसमें 80-90 के करीब हमारे पास अभी जो पेशेंट एनरोल हुए हुए हैं इसमें, जो पहले की आईजीएमसी से ट्रीटमेंट ले रहे थे, अब धीरे धीरे वो बेड रिडन हो गए, तो उनके घर में ही देखभाल की जा रही। दूसरे, धीरे धीरे जब ये कैंसर पेशेंट से, तो और पेशेंट के भी जो बेड रिडन पेशेंट हैं, उनका भी हम चाहेंगे कि वो भी एनरोल करवाएं इसको। और हमारे पास एक होम केयर टीम जो शिमला में आईजीएमसी में हमारे साथ कार्यरत है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका कि नंबर डिस्प्ले में है, उनको आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उनके घर में भी
देखभाल, जो बेड रिडन कंटिन्यूसली हैं उनकी घर में भी देखभाल करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था आपका कि होम केयर कैसे की जाती। जी, चलिए होम केयर के पहले एक और प्रश्न आपसे ले लेते हैं। 2020 के बाद ये जो सारी सुविधाएं हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में, ये शुरुआत हुई। और चूंकि पहले देखा जाता था कि अक्सर जो टर्मिनल इल पेशेंट होते थे वो वैसे ही जो है भावनात्मक तरीके से या उनकी जो साइकोलॉजी है उससे काफ़ी डिप्रेस्ड रहते थे। बीमारी उन्हें नहीं मारती थी, पर वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर एक बार या डायग्नोसिस जो डॉक्टरों ने बता देता था कि आपको अब एडवांस स्टेज का कैंसर है, अब घर में ले जाकर इनकी सेवा कीजिए। और ये भी देखा गया है कि शोध और प्रमाण भी ये बताते हैं कि बीमारी से आदमी कम मरता है। जो साइकोलॉजिकल मौत है उसमें आदमी रोज़, मतलब एक तरह से बोलें कि वो रोज़ की मौत मरता है। तो बहुत ही बड़ा अच्छा प्रयास हुआ ये आपकी डिपार्टमेंट द्वारा, जो भी इसमें इन्वॉल्व हुए। 2020 से ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ और आज आप एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट के रूप में उभरे हैं और साथ में आपको एक टीम भी अच्छी गठित हुई है आपकी। और जो बता रहे हैं आप 40 किलोमीटर का दायरा है जो आपके पास पेशेंट एनरोल्ड हुए हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये और दायरा बढ़े। और साथ में इस तरह के जो हमारे भाई बंधु हैं जो घर में क्रॉनिक डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, उनको एक बहुत ही अच्छा विकल्प मिला है, सामने आया है। तो डॉक्टर विनय जी, अगर हम बात करें किसी जैसे क्रॉनिक जैसे कोई पेशेंट है जिसको बेड सोर्स हो गए हैं, तो उनके कई बार जो उनके केयर प्रोवाइडर्स हैं, तो यहाँ केयर प्रोवाइडर्स जो घर वाले लोग हैं, अभिभावक हैं, वो भी कई उनका हौसला बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या आपकी टीम पेशेंट के साथ साथ जो घर के माहौल हैं, केयर प्रोवाइडर है, केयर टेकर हैं, जो उनको भी प्रोत्साहित करते हैं, उनको भी अपडेट करते हैं, उनकी भी काउंसलिंग करते हैं? बिल्कुल। जो पैलिएटिव केयर का मेन काम है कि जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जो लाइफ लिमिटिंग डिजीज़ हैं, जिसमें कि आदमी की उम्र कम हो रही है, उनको एक एक्स्ट्रा कवर, पैलिएटिव का जो अगर आप लिटरेरी मीनिंग देखेंगे तो इसका एक है कि एक्स्ट्रा कवर, उनके लिए प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, जिसमें कि उनको भावनात्मक तौर से भी और उनके सिम्टम मैनेजमेंट भी, इसमें सिम्टम मैनेजमेंट हो गया, केयर टीम की जो पेशेंट की केयर कर रही है उस टीम को, जो घर में उनके केयर गिवर हैं उनको एजुकेट करना, उनकी ट्रेनिंग देना, पेशेंट को भी बताना कि ये दवा इस चीज़ की है, ये दवा इस चीज़ की है, ताकि वो इंडिपेंडेंट रह सके। अदरवाइज एक आदमी मेडिसिन का ही वो लेके रहेगा कि ये मेडिसिन कौन सी खानी है। तो हम पेशेंट को भी ट्रेन करते हैं कि ये दवा इसके लिए है और ये आपको अगर कॉन्स्टिपेशन होती है या ये प्रॉब्लम होती है तो आपको ये दवा लेनी है। ऐसे ही हम अटेंडेंट को भी तैयार करते हैं। जो आपने कहा कि भावनात्मक रूप से, तो जिस तरह की अगर क्रॉनिक किसी को डिजीज़ हो जाती है, मान लो कैंसर ही होता है, तो वो भावनात्मक रूप से बहुत ही वीक हो जाता है, क्योंकि कैंसर शब्द से वो पेशेंट बहुत डर जाता है। तो उसको होप, एक तो वो होप करते हैं, काउंसलिंग उसकी। अच्छा, इसमें हमारे जो पैलिएटिव केयर में है कि बैड न्यूज़ कैसे, पेशेंट को बैड न्यूज़ कैसे बतानी है, वो इस ढंग से बताई जाती है ताकि वो उससे डरे नहीं, वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाती है। दूसरे, उसको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ों के लिए मेडिसिन से भी काउंसलिंग की जाती है, इसीलिए हमारे पास काउंसलर होता है। ये चीज़ें काउंसलिंग करने से उसको बताया जाता है, पेशेंट में होप दिलाई जाती है कि ये आपके इलाज हो रहा है, और मतलब ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है, पैलिएटिव का बेसिक मतलब ये है कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है, जितने भी दिन हैं उसको वो अच्छी तरह से वो रहें और अपने लोगों के बीच में उसके ये कटे टाइम। इसी तरह से हम उसको पेन भी, जैसे अब आप बात कर रहे थे पेन की, पेन के हमारे कॉन्सेप्ट जो होता है वो टोटल पेन का कॉन्सेप्ट होता है। टोटल पेन का मतलब कि फिजिकल पेन तो एक पार्ट है, उसमें साइकोलॉजिकल पेन, स्पिरिचुअल पेन, पेशेंट ये समझता है कि जी मेरे को क्यों भगवान ने ये दिया। अगर मान लो किसी को कैंसर होता है तो वो ये मान के चलता है कि मेरे को पता नहीं किस चीज़ की कष्ट हो रहा है, तो उसको समझाया जाता है कि ऐसा नहीं है, बीमारी है, इसमें इस तरह की प्रॉब्लम होती है। दूसरे, सोशल पेन कि आदमी के अगर फेस डिसफिगरमेंट हो गई है तो उसको वो बाहर जाना, शादी में जाना और वो करना, तो उसको बताया जाता है कि ऐसा कोई वो नहीं है, काउंसलिंग करके उसको थोड़ा सा वो किया जाता है। इसी तरह से अटेंडेंट की भी काउंसलिंग की जाती है। पेशेंट बर्नआउट हो जाते हैं, आजकल हमारे छोटी फैमिलियां हैं, अकेला लड़का है या लड़की है, उनको अगर पेरेंट्स की वो देखभाल करनी है
तो उसमें वो दिन रात करनी है, क्योंकि पेशेंट तो अपने टाइम पे सो जाएगा, पर अटेंडेंट को तो पेशेंट के साथ भी रहना है और अपना बाकी दिनचर्या भी करनी है। तो उससे बर्नआउट, तो उनको भी मोटिवेटेड रखना, और उनके लिए ये जो हमारे होम टीम है ये उनके लिए एक कैटलिस्ट का काम करती है, ताकि वो मतलब रिजुविनेट महसूस करें और ये समझें भावनात्मक रूप से कि हमारे को देखा जा रहा है। ये मतलब हॉस्पिटल की तरफ से भी हमारे को एक फैसिलिटी मिली है। जी डॉक्टर विनय जी, आपने बिल्कुल जो दुखती रग है, जो भी एक पेशेंट है, जो पेशेंट किसी भी बीमारी से ग्रसित होता है, हम बड़े डॉक्टर्स जो हैं बड़े ब्लंटली उन्हें डायग्नोसिस बता देते हैं और उनको सीधा बोल देते हैं अब घर जाइए, अपनी सेवा कीजिए, अब इसका समय कम है। तो ये जो सारी चीज़ें बोलने की चीज़ें हैं, ये ब्लंटनेस जो है, तो इसको आप डाइल्यूट कर रहे हैं और साथ में काउंसलिंग के माध्यम से, काउंसलिंग के ज़रिए से किसी भी आदमी को जो एक तरह से फोबिया है, एक तरह से डेथ सेंटेंस आप लिख के दे देते हैं कि अब आप इन्हें घर ले जाइए और साथ में इनकी अब सेवा कीजिए। तो आप वो सेवा कर रहे हैं कि जिसमें कि वो जो बीमारी से आदमी ने अगर 10 दिन जीना है, तो अक्सर देखा गया सालों साल तक वो आदमी बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है, ठीक रहता है। तो एक तरह का बड़ा ही सकारात्मक ये कार्य और सोच से किया गया कार्य आप कर रहे हैं। इसमें साथ साथ 2-3 और भी एक प्रश्न साथ में खड़े होते हैं कि अगर किसी को कैंसर है, कोई गरीब आदमी है, तो कई बार पीड़ा का जो जननी है, कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस भी होते हैं, तो वो भी आप किस तरह से सॉल्व करते हैं? किसी को अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं और वो देखभाल उस तरीके से नहीं हो पा रही है, तो क्या आप इसमें भी कोई आपकी मदद किसी एनजीओ से या कोई दूसरे माध्यमों से मिलती है या नहीं? सोशल वर्कर जो है हमारा, ये पार्ट देखता है कि फाइनेंशियली अगर कोई पेशेंट वीक है तो गवर्नमेंट को लिख के दिया जाता है कि जी ये इस तरह से सोशल जो सोशल हमारा जो वर्कर है वो ये काम देखता है, और डिफरेंट तरह की जो स्कीमें गवर्नमेंट की तरफ से है हेल्थ केयर के लिए है, वो उसमें सारी इन्वॉल्व की जाती है। जी, आज का युवा जो है, आप कैंसर की चूंकि बात कर रहे हैं कि क्रॉनिक आप कैंसर को ही ले रहे हैं, बाकी आज की डेट में देखा जाए तो किडनी की डिजीज़ बहुत कॉमन हो गई, लिवर की डिजीज़ क्योंकि नशाखोरी है, मदिरा पान कर रहे हैं, साथ में स्मोकिंग धूम्रपान है, उसके साथ साथ कई और भी बड़े सिंथेटिक जो नशे आजकल किए जाते हैं, जिससे कि हमारी युवा वर्ग भी, आप ओरल कैंसर की बात करते हैं, बहुत पेनफुल कैंसर है, आपने ना जाने कितने ओरल कैंसर के पेशेंट्स को भी ट्रीट किया है, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरियाँ हुई हैं, प्लास्टिक सर्जरी, उसके बावजूद भी उन्हें एक वो साइकोलॉजिकल फोबिया हो जाता है, एक डिसफिगरमेंट का, एक सोशल और समाज में जिस तरह से आप बता रहे हैं, वो भी एक तरह का साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में ले जाता है। तो युवा वर्ग को नशा और जो भी बीमारियां आज की डेट में हो रही हैं, सब लाइफस्टाइल रिलेटेड ही हैं। तो बतौर आप एक सफल पेन स्पेशलिस्ट हैं, तो अगर इनडायरेक्ट आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपकी जीवन शैली, नशा पानी के बारे में आप क्या संदेश हमारे युवा वर्ग को देना चाहेंगे, तो इसके बारे में आप क्या एक मजबूत संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? नशाखोरी आदमी को मेंटली भी वीक करती है, फिजिकली तो करती है, सोशली भी वो एक स्टिग्मा इसके साथ जुड़ा है, तो ऐसा आदमी सोशल स्टिग्मा की वजह से भी आम सोशली भी आइसोलेट फील करता है। तो सबसे बड़ा यही रहेगा कि क्रिएटिव वर्क किया जाए जिससे कि नशाखोरी से बचा जा सके, और आप क्रिएटिव वर्क करेंगे, हेल्प जो भी इस नशाखोरी में है उनको हेल्प आउट करें कि ताकि वो भी इससे बाहर आ सकें। स्पोर्ट्स में ज़्यादा हेल्पफुल, स्पोर्ट्स में ज़्यादा भाग लें ताकि आप अपने ये समझ सकें कि हेल्थ को भी हमारा कितना डिटेरियोरेट करती है। मेरा यही संदेश रहेगा कि नशाखोरी से जितना भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू किसी भी रूप में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, शराब, मदिरा पान वगैरह, और इससे बड़े नशे तो देखने भी नहीं चाहिए। सिंथेटिक मतलब सामूहिक तौर पर सभी का दायित्व बनता समाज में, परिवार में, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करना, अगर कोई इस नशे में किसी कारणवश पड़ गया है, उससे बाहर आना चाहता है, तो उसकी हेल्प की जाए, तो शायद वो गंभीर समस्याएं जो बाद में बन के आएंगी उनसे आप उसको बचा सकते हैं। अगर डाइट की बात करें तो जिस तरह से कैंसर से ग्रसित मरीज़ हैं, उनकी स्पेशल डाइट क्या रिकमेंड करते हैं आप? किस तरह की डाइट का सेवन ज़्यादा होना चाहिए? हमारे इसके लिए डाइट के लिए हमारे पास स्पेशली डाइटिशियन है। कुछ तरह के कैंसर में, जैसे कि मुंह का कैंसर है, तो उसमें राइस ट्यूब भी यूज़ करनी पड़ती है, और कई बार उसमें ऐसा देखा गया है कि अल्सर वगैरह हो जाते हैं, मुंह में अल्सर, तो उसकी वजह से भी राइस ट्यूब डालनी पड़ती है। तो उसमें हम अल्सर का उपचार करते हैं एक तो, और ज़्यादा वो करते हैं कि ताकि आदमी ओरली फीड करे, तभी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो पेशेंट की है वो इम्प्रूव रहेगी। अगर राइस ट्यूब रहेगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव नहीं रही। और अगर कोई ऐसे पेनफुल है तो हम उसके लिए ट्राइजेमिनल
ब्लॉक देते हैं। अगर एंटीरियर पार्ट में, मुंह के एंटीरियर पार्ट में ट्राइजेमिनल नर्व हमारे फेस एरिया को कवर करती है, तो उससे हम पेन पार्ट ट्रीट करते हैं। उससे पहले हम मेडिसिन दे के भी, हमारे पास सब तरह की मेडिसिन अवेलेबल होती है, इवन मॉर्फिन भी अवेलेबल होती है, तो वो भी देख के हम, ताकि वो जो उसके दर्द है सबसे पहले उसका निवारण करते हैं। इसी तरह से हमारे सब अंगों के लिए हमारे पास ब्लॉक भी होते हैं। ब्लॉक हम उस स्थिति में वो प्रेफर करते हैं कि जब मॉर्फिन के या तो साइड इफ़ेक्ट आने लग जाए या वो दवाई टॉलरेट नहीं हो रही हो, जैसे मॉर्फिन से भी कई लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन, तो हम ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट के लिए, टंग के पोस्टीरियर पार्ट के लिए ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व ब्लॉक होता है। एब्डोमिनल पार्ट के लिए हमारे पास सीलियक प्लेक्सिस ब्लॉक करते हैं हम यूज़। पेल्विक पार्ट के लिए हम सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक ब्लॉक, इस तरह के डिफरेंट, ये हम ब्लॉक जो है ये हम अल्ट्रासाउंड से देख के देते हैं और सीआरएम के थ्रू भी देख के इनको ब्लॉक को दिया जाता है, ताकि वो मतलब दर्द महसूस ना करे पेशेंट, और वो उसका जो खान पान है, डाइट है, वो जो जितना भी खाए वो। और दूसरी जो डाइट है इसके लिए, जैसे पैनक्रियाटिक कैंसर है अगर किसी आदमी को, तो उसमें डाइट फैट फ्री होनी चाहिए इसी तरह से। और थोड़ी सी, क्योंकि बीमारी के लिए भी डाइट इसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होती, क्योंकि तो इसके लिए हमारे को ये रहता है कि पेशेंट को अच्छी डाइट दी जाए, जो कि अगर माउथ में अल्सर है तो उसमें नमक कम होना चाहिए, क्योंकि वो लगता है कीमोथेरेपी के बाद भी जो नमक है या नमक की परसेप्शन ही कीमोथेरेपी के बाद कम हो जाती, तो उस तरह का भी वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के दी जाती है। मतलब आप काफ़ी ब्लॉक दे रहे हैं आजकल सर्वाइकल पेशेंट्स के, और काफ़ी जो लो बैक पेन है, कई लोग जो ये ट्रीटमेंट करते हैं झटका वाली और ये मालिश वाली, तो क्या आप प्रोत्साहित करते हैं इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए? नहीं, झटके वाली तो सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेन किस चीज़ से आ रही है। अगर वो मस्कुलर पेन है तो मालिश वगैरह से भी वो ठीक आ जाती है, पर अगर मायोफेशियल पेन है तो उसके लिए हम ड्राई नीडलिंग करते हैं। ड्राई नीडलिंग से वो पेन ठीक आती है। इसी तरह से अगर कोई मतलब ये डिस्क की पेन है तो उसको हम एपिड्यूरल वगैरह देना पसंद करते हैं, सिलेक्टिव नर्व देना उसको लिए देते हैं। इस तरह के हमारे डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं, वो दिए जाते हैं। तो डॉक्टर विनय जी, समय का अभाव है, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा कर उन्हें लाभान्वित किया। मैं तमाम दर्शकों से की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। तो दर्शकों, ये थे प्रोफेसर विनय सोमया जी, जो कि एक पेन स्पेशलिस्ट के रूप में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में कार्यरत हैं। इन्होंने ना जाने कितनी पेन का निवारण किया है। तो आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और उस पर भी लॉगिन कर सकते हैं। तो अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई समस्या और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।